फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है चीनी है। समझाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिश्ता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? और आगे क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के एंड वर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दैट मच हैड हैपेंड, है ना। कितना फोर्स लगाया आपने और कितना डिस्प्लेसमेंट आया, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वर्क कितना हुआ। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी, जिसमें हमने पता किया कि एनर्जी क्या होता है। तो भैया जी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्क नहीं होगा। एनर्जी चाहिए हमको क्या करने के लिए? काम करने के लिए। फिर हमने बहुत तरह की एनर्जी को पढ़ा, क्या माफ कर देना, बहुत तरह की एनर्जी को पढ़ा हमने। जैसे 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 कौन सा एनर्जी पढ़ा हमने? अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ा हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब पे चर्चा किया ना। अभी तो काइनेटिक पोटेंशियल में पहुंचे नहीं थे तो लोग पढ़ गए, मतलब होमवर्क करके आया। ठीक, तो इसके बाद हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। क्लियर है यहाँ तक? पॉजिटिव वर्क में सेम डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क में अपोजिट डायरेक्शन और जीरो वर्क में परपेंडिकुलर एंगल, है ना। गुड बॉय, ठीक है। इसमें 180 डिग्री का और इसमें 0 डिग्री का। पॉजिटिव में 0 डिग्री, नेगेटिव में 180 डिग्री और जीरो वर्क में 90 डिग्री। ठीक है, ये सारा क्लियर है यहाँ तक? कंपोनेंट मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जी में आप लोगों के बुक में जो लिखा है उसके अलावा जो वर्क के टर्म्स में एनर्जी को पढ़ेंगे हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक करके हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को और फिर पोटेंशियल एनर्जी को। तो हम काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मैं यहाँ बोतल रख दूं, ठीक, और फिर मैं बॉल को ढुलका के मारूं उस बोतल पे, तो बोतल क्या डिस्प्लेस होगा? क्यों डिस्प्लेस होगा? बॉल ने उस पे फोर्स लगाया। बॉल के पास फोर्स कहां से आया? क्योंकि उस बॉल में क्या था? मोशन, नहीं, बॉल मूव कर रहा था। जब भी कोई चीज मूव करती है तो अपने अंदर क्या कंटेन करती है? एनर्जी कंटेन करती है, फोर्स, एनर्जी जो कहिए तुम कंटेन करती है, नहीं करती है? हाँ, एनर्जी कंटेन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, क्या मूविंग ऑब्जेक्ट कंटेन एनर्जी, कह सकते हैं कि नहीं? यस। इसमें कोई गलती होगी, अतिशयोक्ति होगी कोई भी चीज इसमें? नहीं ना, कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके अंदर क्या होगा? एनर्जी होगा। और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर देगा मेरा? नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसके अंदर एनर्जी कंटेन हो जाता है, इसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो वो काम कर पाती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं बॉल ढुलका के मारूंगा तो बोतल डिस्प्लेस हो जाएगा। बोतल डिस्प्लेस हुआ मतलब काम हुआ, काम नहीं हुआ। तो काम किसके कारण हुआ? क्योंकि बॉल किसमें थी? मोशन में थी। अगर बॉल को मैं रेस्ट में छोड़ दूं, क्या वो बॉल बोतल को डिस्प्लेस कर पाएगी? नहीं। आप जब तक पैर नहीं चलाओगे क्या फुटबॉल में किक लगेगा? नहीं। आपका मोशन चाहिए, चाहिए ना। ये मोशन जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी लाता है काम होने के लिए। तो एनर्जी किसके कारण था? मोशन के कारण, नहीं। तो इस मोशन को, इस एनर्जी को क्या हम बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन के कारण जनरेट हुआ है, किसके कारण जनरेट हुआ है? मोशन के कारण आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले लिखा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट कंटेन एनर्जी। कोई भी जो वस्तु मूव कर रही है, कोई भी वस्तु जो गति में है, जिसके पास मोमेंटम है, जिसके पास वेलोसिटी है, जो मूव कर रही है, उसके अंदर एनर्जी होगी और एनर्जी होगी तो काम होगा ही होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हम इसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कल हमने एक डेरिवेशन भी किया था, उसको हम दोबारा भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे।
तब आपको ये शायद क्लैरिटी में आ जाए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम भी है जो हमने कल डिस्कस किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत है? अभी हमने क्या सीखा, वर्क क्या था हमने पता किया, वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाई जितना आप करते हो, डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उतना ही काम आपको होके मिलेगा, ठीक है। जितना चीनी डालोगे उतना ही मिठास आएगा। तो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो चीनी है, जितना ज्यादा होगा वर्क उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। हमने एंगल के हिसाब से समझा कि जब पॉजिटिव वर्क होगा तो 0 डिग्री होगा, जब नेगेटिव वर्क होगा तो 180। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। जैसे कार आगे बढ़ना चाहती है लेकिन ब्रेक उसको रोकता है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट। जीरो वर्क कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप कोई वेट उठा के ऐसे खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, खड़े हो जाओ बस, या कूली सर पे सामान लेके चले आगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वर्क डन 0। फिर हमने सीखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हमने सीखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, उतारो जल्दी। एग्जांपल में इसके क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं मूविंग विंड। अब तुम खुद देखो, जब हवा चलती है ना, उससे हम चक्की घुमा के बिजली बना लेते हैं ना, नहीं बना लेते हैं? या हवा जब बहुत तेज चलती थी तो कोई चीज को उड़ा लेती है, डिस्प्लेस कर देती है, पत्तों को उड़ा लेती है, ज्यादा तेज चले तो छप्पड़ ऊपर उड़ जाता है। तो जो बहती हुई हवा है उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। उसी तरह बहता हुआ पानी देखो सब कुछ समेट लेता है अपने साथ, तो बहते हुए पानी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। बुलेट अगर किसी को मार दो देखो घुस जाएगा, छाती मारो छाती फाड़ देगा, नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। छोटी सी बुलेट है ना, कितना छोटा सा उसका वजन होता है, लेकिन जब लगता है तो पेनिट्रेट कर देता है, नहीं फाड़ देता है ना पूरा। देखना खरबूजा मारता है, बिचको खरबूजा फट जाता है, मोशन है उसके कारण। उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अभी तुमको फेंक के मारेंगे फुटबॉल, तुम्हारा टकला चटिया जाएगा, क्या है उसके अंदर, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। थप्पड़ में मारता है चोट लगता है, हाथ मोशन में था ना, पटक देने लगा, गलबा तुम्हारा डिस्प्लेस नहीं हुआ लेकिन चोट तो लगा ना। क्या था ये, काइनेटिक एनर्जी। सारा एग्जांपल किसका है, काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? मूविंग विंड हो गया, मूविंग वाटर हो गया, समझे बाबू लोग? मूविंग विंड और मूविंग वाटर। क्लियर है? ये सारे एग्जांपल्स है आपके किसके, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, वो सीखेंगे हम। क्या है थ्योरम, इसको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन जो है, जो नेट वर्क डन है किसी बॉडी का या किसी बॉडी पर, वो इक्वल टू है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम इसी का इस्तेमाल करके अपना हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। शुरू करें। मान लो कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी, वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ जा रहा था, क्या कर रहा था, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। एक फोर्स F है ना, ये मान लो बॉक्स है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, मस्त जा रहा था, इस पे एक फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स F, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके चला गया दूसरे जगह। कहां चला गया, दूसरे जगह। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s, नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके वेलोसिटी में भी तो चेंज आया होगा। पहले u पे था तो क्या अभी भी u ही पे चल रहा होगा, नहीं, v पे आ गया। किस पे आ गया, v पे आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर इसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं करूंगा ये, नहीं करूंगा, हाँ 2 है, कोई दिक्कत। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, नहीं कहता। तो बॉडी था तो बॉडी के अंदर कुछ मास भी तो होगा, नहीं होगा, होगा। तो डिस्टेंस हमारा ये है, फोर्स बराबर हमारा होता है मास a, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर, F into S। कोई दिक्कत? तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। a से a खत्म, W इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। अब थोड़ा ऊपर का हम बैठे हैं, हम
हम थोड़ा ऊपर का मेटेंगे, इसी को ऊपर लेके चलेंगे तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, और 1/2 mv स्क्वायर क्या है बालक? ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल वाला माइनस में इनिशियल वाला, नहीं यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये मेरा वर्क बराबर है, कोई दिक्कत? और जैसे ही इक्वल टू 0 होगा तुम्हारा आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, जो कि फार्मूला है किसका? हमारे काइनेटिक एनर्जी का। अब समझ में आया काइनेटिक एनर्जी ये क्यों होता है? कोई दिक्कत? इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिश्ता है। नहीं, मोशन है, मास है, मोशन है ना इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूरा मोशन है और मास है। बॉडी में मास तो होगा ही ना, मास तो बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, तो मोमेंटम तो आएगा ही, नहीं आएगा? और मोमेंटम जब आएगा तो उसका खाल जरूर खींचेंगे, बाल का खाल खींचना, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन निकाल कर देखेंगे कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या है, पता करेंगे नहीं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना? पहले मैं लिख दूं सारा एक बार, काइनेटिक एनर्जी। तो अब फॉर्मूला देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2 mv, कांस्टेंट को नेगलेक्ट करो तो बचा क्या? mv स्क्वायर। तो फॉर्मूले में जो सामने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास के। किसके? मास। जितना ज्यादा मास काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा। अब मैं इस चौक से इस बोतल को मारूं कुछ नहीं होगा, लेकिन फुटबॉल से मारूं बोतल गिर जाएगा, पत्थर से मारूं बोतल नानी घर चला जाएगा, नहीं? तो जितना ज्यादा मास बढ़ाता जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। वेलोसिटी अगर मैं सेम रखूं फिर भी, वेलोसिटी अगर मैं सेम रखूं फिर भी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड को कांस्टेंट मान के चलना, ठीक है? स्पीड अगर सेम है तो मास जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे एनर्जी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज है वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी फॉर्मूले में कहां है? सामने है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे देखो मास वाले में क्या था? काइनेटिक एनर्जी मास दुगना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? दुगना। मास आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आधा। मास अगर 4 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 गुना। वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, वेलोसिटी में और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन स्क्वायर वाला है। कैसा वाला है? स्क्वायर वाला है। अगर वेलोसिटी का स्क्वायर तुम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। स्क्वायर है ना, तो दुगुना करोगे तो 4 गुना, 3 गुना करोगे तो 9 गुना, 6 गुना करोगे तो 36 गुना। स्क्वायर में चलेगा, किसमें चलेगा? बट कीप इन माइंड दैट व्हेन मास इज कांस्टेंट, और इस वाले में स्पीड शुड बी, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, है ना? वेलोसिटी बदल दोगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगा। इस वाले में मास का ध्यान रखना, इस वाले में वेलोसिटी का ध्यान रखना। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसपे आपका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, या इन दो फैक्टर्स से काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट हो सकते हैं। या आप फॉर्मूले के फॉर्मूले को देख के ही पता कर सकते हो कि अगर फॉर्मूला ये कह रहा है इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाटा साइंस नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। क्लियर है यहां तक? अगर ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो है पहले वाले का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? और दूसरा जो कि वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आता है। कैसा आता है? पैराबोलिक। ठीक है? पैराबोलिक यानी ओपन अपवर्ड्स, उसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है? स्क्वायर फंक्शन में रहता है। कोई दिक्कत? नो सर। और एक तरफ लिख देना काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ लिख देना वेलोसिटी, एक तरफ लिख देना काइनेटिक एनर्जी और एक तरफ लिख देना मास। अभी क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई बॉडी उसका मास हमने कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया? और वेलोसिटी को आधा कर दिया, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? दोबारा सोचो, सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बढ़िया। कोई बॉडी है, ठीक है, उसका मास हमने आधा कर दिया। क्या कर दिया? नहीं, वेलोसिटी आधा किया। ध्यान से सुनो, कोई बॉडी है
मान लो एक बॉडी है, क्या है, उसका मास m है, क्या है, मास m है। सुनो ध्यान से, इसका वेलोसिटी v था, क्या था, V, हमने वेलोसिटी को आधा कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर में प्रोपोर्शनली है ना, तो इसका आधा करोगे तो आधा का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा 1/4। मजा आया सवाल में? किसके स्कूल में खत्म हो गया एनर्जी? हाँ हो गया, अरे इसी बात के पैसे है, बाकी सब ऐसा है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कोई दिक्कत बालक? नो सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बाबू? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv। कोई दिक्कत? अच्छा, मैथ्स में ना कॉन्सेप्ट होता है, हेलो तुम लोग की आवाज इंटरफेयर कर रही है मेरी आवाज के साथ, कृपया करके ना बोले। मैथ्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको शायद पहले बता रखा है। आप सेम नंबर से गुना और भाग करेंगे तो कोई फर्क, सेम नंबर से गुना भी करें, सेम नंबर से भाग भी करें तो कट जाएगा ना वो चीज। कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो हम करेंगे, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या करेंगे? किससे? बाय मास, m से। किससे करेंगे? तो जैसे हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? m से। किससे करेंगे? ये क्या हो जाएगा 1/2 m, नहीं, और ऊपर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब क्या है? p स्क्वायर, नहीं 1 को रखना रख सकते हो, और अपन में क्या हो जाएगा 2m। ये रिलेशन है किसका? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। अब कभी सारी रिलेशनशिप तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ? तो मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है बाबू, उसके सामने क्या है? काइनेटिक एनर्जी के सामने क्या है? मोमेंटम का स्क्वायर। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के स्क्वायर के। ये रिलेशनशिप है। नहीं, मैथमेटिक्स में हमेशा क्या कहता हूं, रिलेशनशिप्स बताता है। तो जब आप इसको सॉल्व किए तो आपको ये मिला, तो आप इससे क्या समझे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के स्क्वायर के। कोई दिक्कत? ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के। कुछ नहीं किया हमने, काइनेटिक एनर्जी उठाया, इसको मास से गुना किया और मास से डिवाइड कर दिया। ये नहीं आएगा बाबू, mv स्क्वायर को m से करोगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा ना सर। और 2 को m से करोगे तो 2 ही m आएगा ना जी। गलत बता रहे हैं? नहीं ना। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी। अब बराबर में हमारा काइनेटिक एनर्जी था ना जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? इसके। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v स्क्वायर के। जैसे यहाँ पे किसके था? वेलोसिटी स्क्वायर के, नहीं है ना? ये रिलेशनशिप है किसका? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। क्वेश्चन करें कुछ? इसको उतारिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर। और इसका अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ? पैराबोलिक ग्राफ। इस तरफ आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी और इस तरफ आप क्या लिखोगे? मोमेंटम लिख सकते हो एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि बेटा P इक्वल टू होता है mv, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसलिए हम इसको ऐसे लिख के यहाँ पे ले आए और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? कोई सर की डिमांड पे, ठीक? एक बार और क्या समझेंगे हम? रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बउआ? 1/2 m²। कोई दिक्कत? हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। 1/2
m से मल्टीप्लाई किए हमने, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। ये क्या हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 1p स्क्वायर अपॉन में, और ये किसके इक्वल टू में है? काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब क्या है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर यहाँ आपने mv स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि बाबू मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा था ना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है? इससे हमारा रिलेशन निकल के आया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? p स्क्वायर के। यही रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p स्क्वायर के। समझ में आया? और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 0 हो गया आपका ओरिजिन, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मोमेंटम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। चूंकि p स्क्वायर है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा आपका? पैराबोलिक। कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत? नो सर। ये रिलेशनशिप था किसका? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ठीक है? क्वेश्चन है, a certain force acting on a body of mass 20 kilograms changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Find work done by the force. पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, ठीक है? गिवन क्या क्या पहले ये लिखिए आप। गिवन क्या है बालक? u कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। v क्या है बउआ? 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है बउआ? 20 kg। तो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? पता है ना आपको? 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही है ना? ओके सर। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 20 तो क्या हो जाएगा 1/2। मास क्या है आपका? 20 किलोग्राम। v क्या है आपका? 2 का स्क्वायर 4, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 5 का स्क्वायर 25। तो क्या हो जाएगा ये 21, और ये कटेगा 10, तो w इक्वल टू क्या हो गया? -210। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मजे की बात क्या है? वर्क कौन सा है? ये नेगेटिव वर्क है। कौन सा वर्क है? नेगेटिव। मैंने 180 डिग्री लग रहा होगा, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आप समझ में आया? इस क्वेश्चन का इस्तेमाल जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका इस्तेमाल कहां करते हैं? ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड था। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है?